नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल में दोस्तों अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके बाद जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया है। तो क्या है इसके पीछे, क्या क्या रीजन है, आगे कौन होगा नया प्रधानमंत्री, तो इन सभी सवालों के साथ दोस्तों हम शुरू करते हैं। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं मुद्दा आजकल। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल की गलियों में जो आग लगी है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो जेनजी है, यानी कि जो जनरेशन जेड जो है दोस्तों, यानी कि जो जनरेशन इंटरनेट के युग में पली बढ़ी है, जो 13 से 28 साल की एज में है अभी, तो वो जो है मतलब उनका जो ऐप जो दोस्तों जो जिन ऐप्स पर, यानी कुछ ऐप पर जो 26 कुछ ऐप थे जिन पर जो है बैन किया गया था 4 सितंबर को, क्या यही रीजन था या फिर रीजन कुछ और था। तो दोस्तों ये रीजन बहुत बड़े थे और डीप थे और बहुत पहले से चले आ रहे थे। जैसे कि बेरोजगारी हो गई है ना, तो भ्रष्टाचार हो गया, टूटी उम्मीदें हो गई, क्योंकि दोस्तों वहां पर देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। नेपाल के अंदर लोग माइग्रेट करते हैं, कितने ही नेपाल के नागरिक हैं जो अदर कंट्रीज में, यानी दूसरे कंट्रीज में, फॉरेन में जो है जॉब कर रहे हैं। कुछ भारत आते हैं, कुछ और देशों में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर जो है बेरोजगारी बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो है बहुत सारी चीजें जो है फूट पड़ी हैं एकदम से। और ये जो था ट्रिगर पॉइंट था, जो 4 सितंबर को 26 ऐप्स पर जो कार्रवाई हुई गवर्नमेंट की, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद जो है जनरेशन जेड जो है बाहर आ जाती है और देखने को मिलेगा कि वहां पर पार्लियामेंट पर हमला, उसके बाद जो है जो नेता है पॉपुलर उनके घरों को जलाना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली। और इसी के चलते वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा है। अब आगे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा आगे जो प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या राजशाही दोबारा लौटेगी या फिर कोई और पॉपुलर नेता, जैसे कि एक है पालेन शाह करके जिनको नाम लिया जाता है, मेयर थे अभी तो, है ना, मेयर काठमांडू जो सिटी है, तो वहां के मेयर रहे हैं ये, और रैपर हैं। और दोस्तों इनका जो है इनको देखने को मिला कि भाई जो जेनजी हैं उनको इन्होंने सपोर्ट भी किया और वो इनको एज अ प्रधानमंत्री देखना भी चाहते हैं। हालांकि अभी और भी बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। एक ज्ञानेंद्र साहा जी है जो राजा थे और मतलब कि जो पूर्व वो रहे हैं, है ना, तो उनके बारे में भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि वो सत्ता संभाले। लेकिन ये अभी कयास है, तो देखने आगे जो है फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि कौन वहां पर जो है सत्ता में आता है, क्या राजशाही आती है या फिर से लोकतंत्र। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत सारी चीजें फ्यूचर में ही हमें समझ आएंगी, आगे समझेंगे दोस्तों इसमें कि ये जो है देखो इस तरीके के जो फोटोज वहां से आ रहे हैं, यानी कि जो जनरेशन जेड, पूरा वहां पर आगजनी हो रही है, नेपाल के अंदर धुआं ही धुआं जो है वहां हो रखा है। तो ये जो है दोस्तों चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। और नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश तो है ही, एक बफर कंट्री की तरह है वो बीच में, जहां एक साइड पर जो है चाइना है उसके और नीचे जो है भारत है। तो दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि वहां की अस्थिरता तो कहीं ना कहीं भारत को भी अफेक्ट करती है। आगे देखेंगे बैकग्राउंड क्या रहा है, तो नेपाल जो है 2008 में जो है वहां पर राजशाही खत्म करके लोकतंत्र आया था। उसके बाद 17 साल में कम से कम जो है 14 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, यानी कि मतलब 2 साल तक भी पूरा नहीं रुका कोई प्रधानमंत्री वहां पर, ये देखने को मिला वहां पर। यानी कि कई बार देखा गया कि जो है साठगांठ चल रही है सत्ता में, एक दूसरे के साथ जो भी है मतलब कि गुटबंदी, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। आगे जो है जनता को स्थिरता और भरोसा जो है नहीं मिला, आगे समझेंगे। यानी कि अभी तो जो है ताज खाली है, तो कौन आता है उस ताज को पहनने, तो ये जो है फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा, हमें समझेंगे दोस्तों इसको। 4 सितंबर 2025 को हुआ था ये, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन हुआ था। कारण क्या बताया था, तो गवर्नमेंट ने कारण बताया, ये जो ऑफिसेज हैं, मतलब ये जो ऐप हैं, इन्होंने अपने ऑफिस नहीं खोले हैं नेपाल में। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ भी साइबर क्राइम होता है या फिर कुछ ऊट पटांग कुछ भी बोला जाता है, तो उसको हम कैसे जो है कर्ब करेंगे जब ये लोकल ऑफिस नहीं खोल रहे। दोस्तों ये केस जो हुआ था ये टिकटॉक के बारे में भी था। टिकटॉक ने अपना खोल लिया था तो उसको बैन नहीं किया गया, यानी जो चाइनीज ऐप है उसको बैन नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने लोकल ऑफिस वहां पर खोल लिया था नेपाल में। बात होती है जनता एक तरीके से बोल रही है कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है कि आप जो है अपने इन पर ऐप्स पर जो है जो बैन किया है, तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रेंड हो रही थी, जैसे नेपो किड्स करके, और जो है जो भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है तो उसके खिलाफ जो है आवाजें उठाई जा रही थी। तो इसको इस तरीके से ही माना गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की
जो मतलब जो आवाज है तो वो दबाई जाए, और इसलिए इन ऐप्स पर जो है बैन किया गया था। आगे समझेंगे दोस्तों। 13 से 18 साल के युवा थे ये, यानी जिन्हें जेन जी बोला जा रहा है, तो ये 13 से 28 साल के युवा हैं ये। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो इसी पर ये पले बड़े हैं, तो टिकटॉक पर तो बैन नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर वहां पर जो है बैन कर दिया गया था अभी, लेकिन बैन बाद में हटा लिया गया जब ये प्रोटेस्ट होती है, बट फिर भी प्रोटेस्ट नहीं रुकते। सोशल मीडिया जो है उनकी एक तरीके से वॉइस है, और उसी को जब दबाया गया तो जो जनरेशन जेड है वो बाहर आ जाती है, जेन जी बाहर आ जाते हैं, और फिर जो है नेपाल की सड़कें भर जाती हैं और दिखती हैं बस आग ही आग चारों तरफ। यानी कि जो राजनीतिक नेता हैं, जो पॉपुलर नेता हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, संसद में वो कूद जाते हैं, और उनको जो है आगे फिर जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है दमन, यानी कि शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है और 19 लोगों को मार गिराया जाता है। उसके बाद 100 से ज्यादा यानी सैकड़ों में जो है लोग घायल भी होते हैं। समझ में आएगा हमें ये चीजें, है ना। तो इसमें जो है दोस्तों देखने को मिलेगा ये जो जनरेशन जेड है तो कुछ इस तरीके से जो है संसद तक भीड़ पहुंची, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ बुलेट गोलियां चलाई, 19 मौतें, सैकड़ों जो है घायल हो गए। आगे समझेंगे। ओली जो है, केपी ओली उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री अब तो नहीं रहे क्योंकि रिजाइन कर चुके हैं, तो ये कहते हैं कि भीड़ के आगे नहीं झुकूंगा, लेकिन दोस्तों दबाव बढ़ा और इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया बैन भी हटा लिया गया अभी तक, है ना। लेकिन अभी देखने का मिलेगा कि भाई नेपाल में आगे कौन जो है सिंहासन पर बैठेगा, कौन होगा आगे प्रधानमंत्री, कौन संभालेगा सत्ता को। क्या सेना सत्ता संभालेगी? क्योंकि दोस्तों देखने को मिला है कि सेना जो है कर्फ्यू लगा दिया है कई शहरों में, और सेना बोल रही है कि हमें जो है लोगों की रक्षा करनी है। तो देखने को यह मिलेगा कि अभी जो है सेना ही संभाले हुए है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को। तो क्या सेना यहाँ पर कुछ चाहती है, उसका कोई मोटिव है? तो दोस्तों ये हमें जो है आगे फ्यूचर में ही समझ में आएगा। क्या बालन शाह जैसे युवा नेता उभरेंगे जो जेन जी जो है उनकी पसंद बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जेन जी को समर्थन किया है, इस आंदोलन का समर्थन किया है। ये पुराने चेहरे लौटेंगे, तो ये आगे जो है फ्यूचर में ही हमें समझ में आने वाला है कि नेपाल में आखिर होगा क्या। क्योंकि अभी जो केपी ओली थे वो चीनी समर्थक यानी चाइना के समर्थक रहे हैं, तो क्या आगे जो प्रधानमंत्री कोई बनेगा वो चीन का समर्थक होगा या फिर अमेरिका का? समझेंगे दोस्तों। ये सिर्फ इंटरनेट पर बैन नहीं था, कहीं ना कहीं दशकों का भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तो ये जो है ये इसकी जो है जो डीप जो वो रहा तो कारण ये रहा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो ऐप पर एकदम से जो है बैन हुआ उस वजह से जो है प्रोटेस्ट हो गए। तो दोस्तों कुछ डीप चल रहा था पहले से जिस पर आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन इस जो ये जो बैन किया गया इसको इस तरीके से लिया गया कि उस आवाज को दबाने के लिए ये किया जा रहा है। यानी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेना चाहती है। ये इसको मतलब कि इस तरीके से देखा जाता है। हमें पारदर्शी सरकार चाहिए, लोग कह रहे हैं कि पारदर्शी, हमें ट्रांसपेरेंट सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। हमें रोजगार और शिक्षा भी चाहिए। तो दोस्तों बेरोजगारी यहाँ पर जो है 10% से भी ज्यादा है, यानी कि वहां पर बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, और इसको देखते हुए ये जो है डीप कोज ये बन जाता है, यानी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो नेपोटिज्म जो देखने को मिलता है नेपाल में। आगे समझेंगे। स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और जो है जस्टिस भी मिलना चाहिए, यानी कि इसकी स्वतंत्र जांच हो कि क्या रीजन रहे हैं और क्यों इस तरीके से चीजें निकल के आई हैं। ब्लैंकेट बैन तो नहीं करना चाहिए था जो पूरी ऐप पर किया है, स्मार्ट रेगुलेशन जरूरी था। फिर भ्रष्टाचार पर नकेल लगानी होगी और स्टार्टअप या फिर नौकरी का सपोर्ट जो है युवाओं को मिले, जिससे कि उन्हें सड़कों पर ना आना पड़े। समझेंगे दोस्तों इसको। श्रीलंका में यानी पहले भी ग्लोबली ऐसी चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि श्रीलंका में 2022 में आर्थिक संकट आया था, तो उस टाइम पर भी जो है राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। बांग्लादेश में 2024 में जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, और ये जो आंदोलन था बांग्लादेश वाला, तो ये भी स्टूडेंट्स ने ही मतलब किया था, है ना। तो स्टूडेंट्स की वजह से ही हुआ था ये भी। और आगे जो है बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी कि जो युवा रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे आंदोलन के जो है एक तरीके से उनको उन्होंने कैटलाइज किया है। समझेंगे। अरब स्प्रिंग जो हुआ 2011 में, तो दोस्तों ये इस तरीके के एग्जाम्पल है कि युवाओं ने कई बार जो है सत्ताएं पलटी हैं। समझेंगे हम इसको। आगे जो है बेरोजगारी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको नेपाल में 10.71% बेरोजगारी है यहाँ पर, यानी कि यूथ की अगर बात करें तो 22% से ज्यादा यूथ जो है वो बेरोजगार हैं। हर साल 5 लाख नए जॉब सीकर जो है ऐड हो रहे हैं मार्केट में, यानी कि
हर साल 5 लाख लोग ऐड हो जाते हैं उस वर्कफोर्स में जो काम तो चाहती है लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। 35 लाख प्रवासी श्रमिक हैं, यानी कि जो दूसरे देशों में माइग्रेट करते हैं, जैसे कि इंडिया आ जाते हैं और काम करने के लिए दोस्तों, या फिर किसी और देश में चले जाते हैं। फिर जो है रेमिटेंस जो है जीडीपी का कम से कम 33% तक जो है बाहर से पैसा आता है, जो नेपाली युवा बाहर जाकर कमाते हैं और नेपाल को भेजते हैं, यानी कि अपने घर भेजते हैं किसी भी मीडियम से। तो रेमिटेंस जो है वो 33% है जीडीपी का नेपाल में। तो दोस्तों इसमें यही हमें देखने को मिलेगा कि अभी जो है क्या होगा आगे, नेपाल में कौन होगा आगे जो नेता बनेगा, यानी जो प्रधानमंत्री बनेगा। तो अभी तो यहाँ के जो युवा हैं वो इसी तरीके से दोस्तों मतलब समझ रहे हैं, और वो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बालेन शाह करके एक व्यक्ति हैं जो मेयर रहे हैं काठमांडू के, उनको। लेकिन देखना होगा कि कौन आगे प्रधानमंत्री बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्ते।